आज का जो टॉपिक है वह है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन अपने खुद के 3 बच्चों को ऑब्जर्व करके प्रतिपादित किया था। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने अपने खुद के बच्चों को ऑब्जर्व किया और देखा कि एक पर्टिकुलर स्टेज में बच्चों में क्या चेंज आ रहा है, और इस तरह से उन्होंने अपने सिद्धांत को भी 4 अवस्थाओं में बांट दिया। इसलिए पियाजे का जो सिद्धांत है वह अवस्था सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को अवस्थाओं में बांट के उसकी कॉन्सेप्ट को समझाया है। पियाजे बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक मानते हैं। पियाजे बच्चों को एक खोजी और ज्ञान के निर्माता के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार बच्चे अपने गतिविधियों के द्वारा ही ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसलिए पियाजे का सिद्धांत रचनात्मक सिद्धांत भी कहलाता है। उनका मानना था कि बच्चे खुद वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में स्कीमा का कॉन्सेप्ट दिया था। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा ऑर्गेनाइज्ड पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसका मतलब लंबे समय की याददाश्त में सूचना में एक संगठित पैकेट का एकत्रित होना। आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो माइंड होता है उसमें किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, और ये जो इंफॉर्मेशन जो स्टोर रहती है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में, यही स्कीमा कहलाता है। ये एक मानसिक संरचना के रूप में होता है। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत में यह भी बताया कि बच्चा अपने संज्ञान में अडेप्टेशन करता है। अडेप्टेशन का मतलब होता है वातावरण के साथ में समायोजन करना, अडेप्टेशन कहलाता है। और ये अडेप्टेशन एक बच्चा किस तरीके से करता है उसके 2 तरीके बताए। फर्स्ट है असिमिलेशन और सेकंड है अकोमोडेशन। असिमिलेशन का हिंदी मीनिंग होता है आत्मीकरण और समावेशीकरण। अकोमोडेशन का मतलब होता है समंजन। असिमिलेशन का मतलब होता है जब एक बालक अपने पुराने ज्ञान और अनुभवों में नए ज्ञान और अनुभव को जोड़ता है तो वह असिमिलेशन कहलाता है। जैसे कि एक बच्चे को केट के बारे में उसके पेरेंट्स के द्वारा समझाया गया, ये और केट को दिखाया गया फर्स्टली तो उसको कि ये केट होती है, इसके 4 पैर होते हैं और इसका जो कलर होता है ब्राउन होता है। इस तरीके से जो बच्चा है उसने अपने माइंड में एक केट का स्कीमा डेवलप किया। फिर कुछ दिन बाद में उसने एक काले कलर की केट देखी और फिर अपने पापा को बोला कि देखो ब्लैक केट। इसका मतलब यह हुआ कि उसको जो कॉन्सेप्ट सिखाया गया था वह तो ब्राउन केट का सिखाया गया था, लेकिन उसने अपने उस पुराने ज्ञान और अनुभव में थोड़ा नया ज्ञान का अर्जन किया और उसको उस न्यू ऑब्जेक्ट को समझा। तो यह क्या कहलाता है? असिमिलेशन। इसमें बच्चे ने अपने पुराने ज्ञान का सहारा लेकर नए कॉन्सेप्ट को समझा है, इसलिए यह असिमिलेशन कहलाता है। इसी के विपरीत अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में होता है कि जब बालक अपने पुराने ज्ञान अनुभव में चेंज कर लेता है, उनमें संशोधन कर लेता है, उनको परिवर्तन कर लेता है, तो वह क्या कहलाता है? अकोमोडेशन कहलाता है। जैसे कि एक बालक को एक घोड़े का कॉन्सेप्ट सिखाया गया अपने पेरेंट्स के थ्रू। अब कुछ दिन बाद में उसने एक ऊंट को देखा और उस ऊंट को भी उसने बोला घोड़ा। अब
उसने उस ऊंट को घोड़ा बोला, यह सही स्कीमा नहीं है। उसका जो पुराना ज्ञान और अनुभव है वह उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को समझाने में सक्षम नहीं हो रहे। तो अब वह बालक क्या करेगा, अपने पुराने ज्ञान और अनुभव में चेंज करेगा, उनको संशोधित करेगा। तो यह क्या कहलाता है, समंजन। जब हमने फर्स्ट स्टेज में देखा था तो उसमें तो उसका जो पूर्व ज्ञान था वह उसके काम आ रहा था उस न्यू ऑब्जेक्ट को समझने में। लेकिन दूसरी अवस्था में जब हमने समझा था कि अकोमोडेशन, इसमें क्या हुआ था, पुराने ज्ञान और अनुभव को उसने चेंज किया था। तो यह अकोमोडेशन कहलाता है। एक कॉन्सेप्ट था संतुलीकरण। संतुलीकरण क्या होता है, जब एक बालक अपने पुराने ज्ञान और अनुभव को काम लेता है, लेकिन जब वह न्यू ऑब्जेक्ट को नहीं समझ पाता है अपने पुराने ज्ञान और अनुभव का सहारा लेकर, तो वह असंतुलन की स्थिति में हो जाता है। और जब उसको उन दोनों में समायोजन, असिमिलेशन और अकोमोडेशन दोनों में समायोजन करके उसको संतुलन की स्थिति में लाया जाता है, तो वह संतुलीकरण कहलाता है। पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में बांटा है। फर्स्ट है सेंसोरी मोटर स्टेज। इसका ड्यूरेशन होता है बर्थ से 2 साल तक। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसका ड्यूरेशन होता है 2 से 7 साल। इसको 2 उप अवस्थाओं में भी बांटा जा सकता है। फर्स्ट है प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड, प्राक संप्रेरणात्मक अवधि। सेकेंड है इंटीग्रेटिव पीरियड, अंतर्दृष्टि या अंतःप्रज्ञात्मक अवधि। थर्ड है द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसका जो ड्यूरेशन होता है वह होता है 7 साल से लेकर 11 साल तक। फोर्थ है द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसका जो ड्यूरेशन होता है वह होता है 11 साल से ऊपर की अवस्था को औपचारिक क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। अब हम जो पियाजे के द्वारा ये जो 4 अवस्थाएं बताई गई है, इन स्टेज में बच्चों में क्या क्या संज्ञान का निर्माण हो जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेज थी सेंसरी मोटर स्टेज। जैसा कि हम नाम से ही इसकी विशेषता को बता सकते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें बच्चा क्या करता है, अपने सेंस की हेल्प से, जैसे कि नाक, कान, जीभ, आँख, स्किन आदि के माध्यम से बच्चा वातावरण के साथ में संवेदना के माध्यम से किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को समझता है और अपने संज्ञानात्मक ज्ञान का निर्माण करता है। और कुछ क्रियाकलाप करके, जैसे उछलना, कूदना, कुछ एक्टिविटी करके, कुछ भी गामक क्रिया करके वह वातावरण के साथ एक अंतर क्रिया करता है और अपने संज्ञान का निर्माण करता है। तो उसे कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज को भी 6 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। तो इस स्टेज का जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वह होता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व। इसमें क्या होता है, इस अवस्था का जो पूरा पीरियड होता है वह होता है जन्म से लेकर 2 साल तक। तो इस अवस्था में जो बालक होता है उसमें 18 महीने से 24 महीने के बीच में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, और जन्म से 18 महीने तक उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण नहीं पाया जाता है। वस्तु स्थायित्व क्या होता है, वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज अगर किसी बच्चे के सामने है तो वह यह जानेगा कि हाँ, इसका अस्तित्व पाया जाता है। और अगर वह उस बच्चे के सामने नहीं है तो वह समझेगा कि उसका अस्तित्व नहीं पाया जाता। तो ये जो चीज होती है, इसमें जब बर्थ से 18 महीने के बीच में तो बालक में वस्तु स्थायित्व का गुण नहीं आता है। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एक बच्चे को मोबाइल फ़ोन दिखाया गया, फिर उसके मम्मी पापा के द्वारा उस फ़ोन को छुपा लिया गया। तो बच्चा अगर 0 से लेके मीन्स जन्म से लेके 18 महीने के बीच में है तो वह यह समझेगा कि रियल में इस फ़ोन को कोई चिड़िया ले गई, कबूतर ले गया, जैसे कि उसके पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाएंगे। लेकिन
जब वह बच्चा 18 महीने से 24 महीने के बीच में होगा तब उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाएगा। तब वह यह जान पाने में सक्षम होगा कि अगर कोई वस्तु उसके सामने भी नहीं है तो भी वह उसका अस्तित्व होता है। तब अगर उसके मम्मी पापा के द्वारा उसको फोन दिखाकर उसे छुपाया जाएगा और कहा जाएगा कि उसे चिड़िया ले गई, बंदर ले गया, तो वह उस फोन को इधर उधर सर्च करेगा, क्योंकि अब उस बच्चे को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, उसमें वस्तु स्थायित्व का वो आ जाएगा। दूसरी स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो फर्स्ट जो इसकी उपावस्था थी प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड, प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था, उसमें जो फर्स्ट इसकी जो विशेषता है वह एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब जीववाद, कि बालक इस अवस्था में प्रत्येक निर्जीव वस्तु को भी बालक सजीव समझेगा। जैसे पंखा अगर चल रहा है तो वह इसको भी क्या समझेगा, भाई इसमें कुछ सजीवता का गुण है, सजीव समझेगा। और बादल चल रहे हैं तो वह सोचेगा कि भाई बादल चल रहा है। और जैसे एरोप्लेन वह आसमान में देखेगा तो वह समझेगा कि यह भी चिड़िया की तरह उड़ती है। मतलब कि निर्जीव वस्तुओं में भी सजीवता के गुण को समझना जीववाद कहलाता है। और भौतिक घटनाओं को भी वह सजीवता के रूप में प्रकट करेगा। जैसे कि अगर बच्चा कभी जैसे बहुत बारिश हो रही है और सूर्य नहीं दिखाई दिया तो वह बोलेगा भाई आज तो सूर्य बहुत उदास है इसलिए निकला नहीं। और कभी ऐसे हुआ चमकीली धूप हो गई तो बच्चा बोलेगा आज तो सूर्य बहुत खुश है। तो इसको बोलते हैं एनिमिज्म। अर्थात निर्जीव वस्तु और जो भौतिक घटनाएं होती हैं उनमें भी सजीवता के गुण को देखना जीववाद कहलाता है। दूसरी इस स्टेज की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है कि ईगोसेंट्रिक, अहम केंद्रिता। इस अवस्था में बालक खुद पर ही केंद्रित होता है, दूसरे पर बिल्कुल भी उसका ध्यान नहीं जाता है, वह केवल खुद के अनुसार ही काम करता है। दूसरा क्या देखता है क्या सोचता है उसको उसकी परवाह नहीं, वह ईगोसेंट्रिक कहलाता है, अर्थात वह खुद पर ही केंद्रित होता है। दूसरा है इस अवस्था में जो बालक होता है वह बहुत ज़्यादा इमिटेशन करता है अपने घर में बड़ों का, जो भी जिन व्यक्तियों के भी संपर्क में रहता है उनका अनुकरण करता है। तो बच्चों की इस अवस्था में बच्चों में संरक्षण की कमी पाई जाती है। संरक्षण की कमी का मतलब होता है कि बच्चा यह नहीं समझ पाएगा कि किसी वस्तु की मात्रा, उसके आयतन पर, उसके जो बाहरी जो आउटर है जिसमें वह वस्तु रखी गई है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, यह जान पाने में वह सक्षम नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए एक बच्चे के सामने 2 गिलास रखे, एक गिलास तो था पतला और 17 गिलास था और एक था जिसकी जो चौड़ाई थी वो बहुत ज़्यादा थी और उसमें सेम क्वांटिटी दूध की डाली गई। लेकिन बच्चा क्या बोलेगा, जो पतला गिलास होगा उसके लिए वो बोलेगा कि इसमें दूध ज़्यादा है, क्योंकि वह यह नहीं जान पाता कि जो आउटर है वह एक वस्तु की भौतिक गुणों को, उसके आयतन को, उसकी मात्रा को प्रभावित नहीं करते, वह यह नहीं समझ पाएगा। तीसरा है कि इस अवस्था में बालक प्रतिमूर्ति निर्माण कर पाने में सक्षम होते हैं। वह किसी भी ऑब्जेक्ट को सिंबल के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि एक लहसुन की कली को देखकर एक बच्चा बोलता है कि यह चंदा मामा है। उस बच्चे ने क्या किया, जो चांद था उसको लहसुन की कली के चिन्ह के द्वारा समझ लिया, उसने उसको एक सिंबल प्रदान कर दिया गया। इसको बोलते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और इस अवस्था में बालक जो नाटक क्रियाकलाप होते हैं वह भी करने स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कभी कोई बच्चा बोलता है कि मैं डॉक्टर हूँ, कभी अपनी गुड्डियों के साथ में खेलता है, उनसे बातचीत करता है कि यह मेरा छोटा भाई है। तो इस तरीके से एक बालक होता है
वह स्वांग भी करता है इस अवस्था में। प्री ऑपरेशनल स्टेज को अपलटावी अवस्था भी बोलते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बालक में इरिवर्सिबिलिटी का गुण होता है। वह इरिवर्सिबिलिटी का मतलब यह होता है कि वह यह तो जान लेता है कि भाई पानी को जब फ्रीज में रखते हैं तो बर्फ बन जाती है, लेकिन यह नहीं समझ पाता कि भाई अब बर्फ से भी पानी बन सकता है। मीन्स कि उसमें इरिवर्सिबिलिटी का गुण होता है। वह यह तो समझ लेता है कि 2 × 2 4 होते हैं, लेकिन यह नहीं समझ पाता इसी इक्वेशन में कि 4 का डिवाइडेशन हम अगर 2 से देंगे तो 2 आएगा। इस तरीके से उसमें इरिवर्सिबिलिटी का गुण पाया जाता है, इसलिए प्री ऑपरेशनल स्टेज को अपलटावी अवस्था भी बोलते हैं। तीसरा है कि इस स्टेज में जो एक बालक होता है उसमें सेंट्रेशन की प्रवृत्ति होती है, मतलब केंद्रीकरण की प्रवृत्ति होती है। केवल बच्चा अपने व्यू पॉइंट, अपने दृष्टिकोण से किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को देखता है। वह यह नहीं देखता कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक दूसरे पर्सन का क्या दृष्टिकोण हो सकता है, अर्थात वह केवल अपने नजरिए को ही प्राथमिकता देता है। दूसरा उस ऑब्जेक्ट को कैसे देख रहा है उसका ध्यान उसको नहीं होता है। इस तरीके को इसका जो दूसरा पार्ट था इस स्टेज का हुआ था एंटीटेटिव पीरियड, जो कि होता है 4 से 7 साल तक। इसको अंतर्दृष्टि अवधि हिंदी में बोलते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, बालक केवल सहज ही चिंतन कर लेता है, मतलब वह किसी पर्टिकुलर चीज के होने में क्या कारण है, क्या रीजन है उसका, वह यह नहीं समझ पाता। इसमें बच्चों में रीजनिंग का गुण नहीं पाया जाता है। तो इसको हम अंतर्दृष्टि अवधि कहते हैं। तीसरी जो स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो ड्यूरेशन होता है वह होता है 7 से 11 साल तक। इसमें बच्चों में जो प्री ऑपरेशनल स्टेज की जो कमी थी जिन चीज़ों की, इसमें उन चीज़ों की पूर्ति हो जाती है। फर्स्ट हमने देखा था कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में कंजर्वेशन की कमी होती है, लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा संरक्षण को आसानी से समझ लेता है और बच्चों में रिवर्सिबिलिटी का गुण भी आ जाता है और बच्चा किसी वस्तु को उसके आकार, गुण, रंग, आकृति में क्लासिफाई भी कर सकता है, अर्थात उसमें वर्गीकरण का गुण भी आ जाता है। चौथा होता है डिसेंट्रेशन। बच्चों में इस स्टेज में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकेंद्रीकरण का गुण भी आ जाता है। बच्चा किसी ऑब्जेक्ट को अपने नजरिए के साथ साथ में दूसरों के व्यू पॉइंट से भी देख पाने में सक्षम हो जाता है और इसमें बच्चा कंक्रीट रीजनिंग कर लेता है। जो वस्तु उसके सामने है उसके बारे में वह विचार विमर्श कर लेता है, चिंतन कर लेता है, लेकिन वह अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में केवल मूर्त चिंतन ही कर पाता है। लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में का जो ड्यूरेशन है वह है 11 साल से ऊपर की जो अवस्था होती है वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में जो बालक होता है मूर्त चिंतन के साथ साथ में अमूर्त चिंतन भी कर लेता है। समस्या समाधान करना, उच्च स्तर का जो मानसिक क्षमता का जो गुण है वह इस स्टेज में बच्चों में आ जाता है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है कि इस अवस्था में बालक हाइपोथेसिस परिकल्पनाओं का निर्माण भी कर लेते हैं। परिकल्पनाओं का मतलब अगर उसे किसी समस्या का समाधान करना है तो वह जो उस समस्या को समाधान करने के लिए जो अलग अलग तरीके के जो वेज को अपनाएगा, उपाय अपनाएगा और देखेगा कि अगर ये उपाय किया तो ये हो सकता है, मतलब कि वह परिकल्पनाओं का निर्माण करने में भी सक्षम होता है और वह इस स्टेज में अपसारी चिंतन करने में भी सक्षम होता है। ओके।